हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में डिसाइड करने जा रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना रेसिडेंशियल स्टेटस का पता लगाए हम किसी भी असेसी की टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस का मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? सबसे पहले, टोटल इनकम ऑफ एन असेसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट नोइंग इट्स रेसिडेंशियल स्टेटस। जब तक आपको किसी असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं पता होगा तब तक आप उसकी टोटल इनकम को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरह की इनकम होंगी, जो असेसी ने इंडिया में कमाई है या कहीं बाहर कमाई है। तो उसका पता लगाने के रेसिडेंशियल स्टेटस का पता होना बहुत ज़रूरी है। स्कोप ऑफ टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल। जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम के प्रोविजंस हैं वो भी रेसिडेंशियल स्टेटस पर ही बेस्ड हैं। अगर कोई पर्सन है जो इंडिया में रेसिडेंट है, तो चाहे उसने इंडिया में कोई इनकम कमाई हो चाहे इंडिया से बाहर कमाई हो, वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। रेसिडेंशियल स्टेटस शैल बी डिटरमाइंड फॉर एवरी पर्सन फॉर द प्रीसीडिंग ईयर। मतलब जो भी रेसिडेंशियल स्टेटस हम इसमें कैलकुलेट करते हैं वो हम लास्ट ईयर के लिए निकालते हैं, ना कि करेंट असेसमेंट ईयर के लिए। अब टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस आपका मेनली 3 टाइप्स का होता है: ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। लेकिन हम रेसिडेंट में ही ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी को कंबाइन करके लेते हैं। तो अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ का केस है तो उस केस में ये आपके तीनों ही हो सकते हैं, ऑर्डिनरी भी, नॉन ऑर्डिनरी भी और नॉन रेसिडेंट भी। लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस इस केस ऑफ फर्म, कंपनी, एओपी, इन केस में केवल 2 ही होंगे, या तो आपका रेसिडेंट और रेसिडेंट भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला, और नॉन रेसिडेंट जो नॉन रेसिडेंट होगा। तो इसके बाद हम इनकी कंडीशंस डिसाइड करते हैं कि किस बेसिस पे रेसिडेंशियल स्टेटस पता लगाया जाता है कि कौन सा रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट है और कौन नॉन रेसिडेंट है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल के केस में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल के केस में बेसिक कंडीशंस जो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंदर इनकम टैक्स में बताई गई हैं कि रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन असेसी को फुलफिल करनी होंगी। तो फर्स्ट जो बेसिक कंडीशन है, उसको इंडिया में 182 डेज या ज़्यादा रहना होगा जो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर निकल के गया है करंट प्रीवियस ईयर में, और या तो फर्स्ट वाली या फिर सेकंड वाली कि उसने लास्ट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में 60 डेज रहा हो, और जो लास्ट 4 प्रीवियस ईयर है उसमें 365 डेज इंडिया में रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशन असेसी फुलफिल करता है तो हम उसको रेसिडेंट इंडिया का माना जाएगा। अगर एडिशनल कंडीशंस, अगर वो इन बेसिक कंडीशंस के साथ साथ दोनों एडिशनल कंडीशंस भी फुलफिल करेगा तो हम उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। अगर इन एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है, जो फर्स्ट और 2 हैं, तो उसको नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाएगा। वो इंडिया का रेसिडेंट तो है लेकिन वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, लेकिन अगर इन दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आ जाएगा। ये दोनों कंडीशंस क्या हैं? रेसिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर मोर इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है कि जो लास्ट 10 प्रीवियस ईयर है उसमें से 2 प्रीवियस ईयर में वो इंडिया का रेसिडेंट रहा हो। स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, और जो लास्ट 7 प्रीवियस ईयर है उनमें से 730 डेज इंडिया में रहा हो। अगर ये दोनों एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल करता है वो बेसिक कंडीशन के साथ साथ, बेसिक में केवल उसको 1 या 2 में से एक करनी है, लेकिन एडिशनल में दोनों करनी है अगर उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो। अब बात करते हैं ये जो अभी बताया था, इनको भी एक बार देख लेते हैं। इफ़ एनी इंडिविजुअल सेटिस्फाइड 1 बेसिक कंडीशंस देन ही इज ट्रीटेड ए रेसिडेंट। जैसा कि मैंने बताया, अगर दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन ऐसे फुलफिल करेगा तो वो रेसिडेंट माना जाएगा, अगर एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं करता है तो वो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। इफ़ एनी इंडिविजुअल बिकम रेसिडेंट इन इंडिया देन वी हैव टू चेक द एडिशनल कंडीशंस। अगर वो एडिशनल कंडीशंस भी फुलफिल करता है तो हम उसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। अगर केवल एक एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दोनों नहीं कर रहा है, तो फिर भी वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। अब हम चेक करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं? ये बिल्कुल सेम होता है जैसे इंडिविजुअल का करते हैं, लेकिन इस केस में हम एचयूएफ का जो करता है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे, और उसमें बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोविजंस होंगे जो इंडिविजुअल के में होते हैं, जो 182 डेज वाले और 80 डेज वाले। तो उसी के बेस पे हम पता लगाएंगे कि अगर आपका जो करता है वो रेसिडेंट है तो रेसिडेंट्स के बेसिस पे टैक्सेबल इनकम होगी, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट के बेसिस पे होगी। अब बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, बीओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी। ये सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में बताया गया है। अगर इन सब का कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इंडिया में है, चाहे वो होली हो चाहे पार्सली हो,
तो वो रेसिडेंट कहलाया जाएगा। अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। इसमें हम ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में इनको कैटेगराइज नहीं करेंगे, इसमें केवल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। अगर होली और पार्सल इंडिया है तो रेसिडेंट, और अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। अब रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी की बात करते हैं। इसमें क्या चेक किया जाता है, अगर कोई इंडियन कंपनी है या जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पीओ, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोएम, अगर वो इंडिया में है तो वो ऑलवेज रेसिडेंट है। अगर उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया से बाहर है, मतलब जो मैनेजमेंट के डिसीजंस हैं, जो भी स्ट्रेटजिक डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो इंडिया से बाहर लिए जा रहे हैं, तो वो आपका नॉन रेसिडेंट कहलाएगी कंपनी। ओके, थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी कॉमर्स से रिलेटेड हैं उनके साथ शेयर, और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बताएं कि आपको यह वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसे लगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।